हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साहू अकेडमी। दिस इज अंशु। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम हमारे आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। लास्ट क्लासेस में हमने बिजनेस लॉ के काफी जो चैप्टर्स हैं, यूनिट्स हैं, वो कवर कर ली थी। आज उसी में आगे बढ़ते हुए हम जो पढ़ने वाले हैं वो है वॉइड एग्रीमेंट। लास्ट क्लास में मैंने आपको फ्री कंसेंट के बारे में बताया था कि फ्री कंसेंट क्या होता है। फ्री कंसेंट जो है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का ही एक एसेंशियल है, जिन्हें हम एक चैप्टर्स की तरह पढ़ रहे थे, तो वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक आपको उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से उसको देख सकते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है उससे चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको वॉइड एग्रीमेंट। तो वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, आपने ये सब पढ़ा भी है, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था वॉइड एग्रीमेंट या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं एन एग्रीमेंट विच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड वॉइड एग्रीमेंट। ये सब हमें पता है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है ऐसे एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ है, उन्हें हम बोलते थे कि वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। तो जो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होंगे, यानी जो लॉ है वो उनको लीगल नहीं कर रहा है, तो ऐसे जो एग्रीमेंट है हमारे, उनको कहा जाएगा वॉइड एग्रीमेंट। तो ये वॉइड एग्रीमेंट आपको सेक्शन 2 सबसेक्शन जी में आपको इसकी डेफिनेशन मिलती है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। तो ऐसे एग्रीमेंट जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, तो बस आपको इतना से लिखना है कि वो क्या है, हमारे वॉइड एग्रीमेंट उनको कहा जाएगा। हमने सेक्शन 10 में बहुत सारे असेंशियल्स पढ़े थे। इससे पहले हमने उन चैप्टर्स को भी डिस्कस किया है कि जब भी हमारा वॉइड एग्रीमेंट वो कब होगा, जब वो सारी चीजें हमारे पास नहीं होंगी। जैसे कि मैंने आपको उसमें लास्ट क्लास में बताया था फ्री कंसेंट। अगर फ्री कंसेंट नहीं है एग्रीमेंट में तो भी वो क्या होगा, हमारा वॉइड एग्रीमेंट होगा। अगर कंसिडरेशन नहीं है तब भी एक वॉइड एग्रीमेंट होगा। अगर जो ऑब्जेक्ट है वो अनलॉफुल है तभी हमारा क्या होगा, वो वॉइड एग्रीमेंट होगा। यानी वो एसेंशियल्स नहीं है तो फिर हमारे लिए क्या होंगे, वो वॉइड एग्रीमेंट। बट ये जो मैंने आपको बात बताई कि जो हमारे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के जो एसेंशियल्स थे सेक्शन 10 में, अगर वो चीजें नहीं है तो मैंने आपको बताया कि वो क्या होता है, वॉइड एग्रीमेंट होता है। बट ये हर केस में नहीं होता। अब मैंने यहाँ पर एक नया जो है टॉपिक या कंसेप्ट यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि जब कोई भी एग्रीमेंट, जहां पर जैसे हम बात कर रहे हैं कि एग्रीमेंट, ऐसा एग्रीमेंट जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, उसको मैंने बोला कि वो क्या है, हमारा वॉइड एग्रीमेंट है। बट कई केसेस में ऐसा होता है कि कुछ ऐसे एग्रीमेंट जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ तो है, बट तभी भी हम क्या बोलेंगे कि वो वॉइड एग्रीमेंट बन जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है जो मैंने आपको बताया, देखिए, तो इसका मतलब सिंपल सा इतना ही है कि जो भी हमारे एग्रीमेंट है वो क्या है, एनफोर्सेबल बाय लॉ होंगे, बट फिर भी हम उसको क्या बोलेंगे, वॉइड एग्रीमेंट बोलेंगे। तो ऐसे कुछ केसेस जो है वो मैंने यहां पर लिखे हुए हैं। ये हमारे केसेस हैं, जैसे कि ये हमारे केसेस है। वैसे तो एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट इनको बोला जाता है। यानी ये हमारे एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड, यानी हम खुद इसको हमने क्या करा है, डिक्लेयर करा है कि ऐसे एग्रीमेंट हमारे वॉइड एग्रीमेंट होंगे। यानी ये जो मैंने एग्रीमेंट आपके लिए लिखे हुए हैं, टोटल 6 एग्रीमेंट है जो कि अलग अलग सेक्शन में दिए हुए हैं। ये सेक्शन 26 में दिया हुआ है, 27, 28, इसी तरीके से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये सारी चीजें दी गई हैं। तो ये सारे के सारे जो हमारे पॉइंट्स हैं, ये सारे हमारे क्या है, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट। अगर क्वेश्चन आता है वॉइड एग्रीमेंट क्या है और वो लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, तो आपको ये सारी चीजें उसमें डिस्क्राइब करनी होंगी कि वॉइड, सबसे पहले आपको वॉइड एग्रीमेंट की डेफिनेशन, और उसके बाद ऐसे एग्रीमेंट जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ तो है बट उनको एक्सप्रेसली डिक्लेयर किया गया है एज अ वॉइड एग्रीमेंट। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट हम आगे एक एक करके डिस्कस करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। ये जो है हमारा सेक्शन नंबर 26 में इसके बारे में बताया गया है कि ऐसे एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, तो ऐसे एग्रीमेंट जो है वो भी हमारे क्या कहलाए जाएंगे, वॉइड एग्रीमेंट कहलाए जाएंगे। अब इसका मतलब क्या है, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। अब यहां पर मैरिज की बात आ रही है। तो गाइस, ये आपको पता भी होगा कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं या जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हमें मिले हुए हैं, तो उसमें ये राइट होता है मैरिज का। यानी हर एक सिटीजन या हर एक इंडिविजुअल के पास ये राइट है। जो लॉ है वो उसको मना नहीं करता है कि आप शादी नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सभी के लिए एक लॉ है। तो यही वो चीज बताई गई है यहाँ पर कि एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट। अब रिस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है, रिस्ट्रेंट का मतलब होता है बेसिकली कंट्रोल, किसी पे कंट्रोल करना या उसका लेवल कितना है। ठीक है, आप कंट्रोल करने से समझ सकते हैं। तो जब भी मैरिज की बात आएगी तो इसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए, एग्जांपल आपकी बुक्स में भी दिया हुआ है, तो यही एग्जांपल हम लेते हैं। तो ये सेक्शन नंबर 26 मैंने आपको बताया कि सेक्शन नंबर 26 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट का फर्स्ट पॉइंट है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। ठीक है, तो सबसे पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं कि एग्जांपल में क्या क्या दिया गया है, फिर मैं आपको उसी एग्जांपल से समझाऊंगा
तब आपको ज्यादा समझ आएगा कि इस पॉइंट का मतलब बेसिकली है क्या। तो सबसे पहला जो एग्जांपल है वो है ए प्रोमिसेस टू बी ₹5,000। यहाँ क्या बोला गया है कि ए और बी ये दो पर्सन है। अब ए ने प्रॉमिस करा किसको, बी को, कि वो उसको कितना पे करेगा, 5,000। अब किस लिए पे करेगा उसको आगे बढ़ते हैं। इफ ही डज नॉट मैरी एट ऑल, यानी ए ने बी को प्रॉमिस करा कि अगर तुम कभी भी शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हें कितना अमाउंट पे करूंगा, 5,000 रुपए, 5,000 रुपीज पे करूंगा। ये उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ। इसका आगे देखते हैं। इफ बी डिसाइड्स टू रिमेन अनमैरिड देन ही कैन नॉट रिकवर 5,000 बिकॉज हियर द रिस्ट्रेंट इज एब्सोल्यूट एंड इज अ वॉइड एग्रीमेंट। इसका मतलब क्या है, इफ बी डिसाइडेड टू रिमेन अनमैरिड, तो अब यहां पर यही बात हुई कि अगर इसने डिसाइड कर लिया कि मुझे अनमैरिड यानी उसको कभी शादी नहीं करनी है, फिर भी वो उससे 5,000 रुपए का जो इसने प्रॉमिस किया था ए ने, उसको रिकवर नहीं कर सकता, उसको रिकवर नहीं कर सकता। अब रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज में देखिए दो चीजें आती हैं, या तो एब्सोल्यूट हो यानी वो कभी भी शादी नहीं करे, या फिर कुछ पीरियड के लिए बात हुई है, जो एग्रीमेंट हुआ है वो कुछ पीरियड के लिए बात हुई है कि इस पीरियड तक अगर आप शादी नहीं करते हैं तो मैं आपको इतना पेमेंट करूंगा। तो ये हमारा हो जाएगा पार्शियल। और अगर फुल के लिए बात आ रही है तो यहाँ पर ये जो रिस्ट्रेंट है वो एब्सोल्यूट कहलाया जाएगा। तो इस वाले एग्जांपल में हमारा क्या था, एब्सोल्यूट था, रिस्ट्रेंट जो था वो एब्सोल्यूट था, क्योंकि यहाँ पर ए ने बी को प्रॉमिस करा कि मैं आपको 5,000 रुपीज तब पे करूंगा जब आप पूरी लाइफ अनमैरिड रहेंगे। अब बी ने भी वही करा, उसने वो जो फुल लाइफ है उसने वो अनमैरिड ही रहा, बट फिर भी वो 5,000 रिकवर नहीं कर सकता। यहाँ पर चीजें वही हैं, एनफोर्सेबल बाय लॉ भी है। गाइस इस एग्जांपल में क्या था कि इस एग्जांपल में हमने देखा कि जो बी है वो क्या रहा, अनमैरिड रहा, और वो फिर भी क्लेम नहीं कर पा रहा है। तो फिर भी वो क्लेम नहीं कर पा रहा है, यही हमारा क्या बन जाएगा, वो वॉइड एग्रीमेंट बन जाएगा, बिकॉज दिस इज एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट। तो ये था हमारा एग्जांपल जहां पर हमने देखा कि ये किसका एग्जांपल हुआ, एब्सोल्यूट का, एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, यानी कंट्रोल है उसका, एब्सोल्यूट कंट्रोल है, यानी वो कभी भी शादी नहीं कर रहा। यहाँ पर ये एग्रीमेंट हुआ था। इसमें दो चीजें हो सकती हैं, एक हमारा एब्सोल्यूट हो सकता है, दूसरा पार्शियल हो सकता है, कि कुछ टाइम के लिए अगर ऐसी बात हुई है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल में क्या था कि वो पूरी लाइफ अगर अनमैरिड रहता है तब के लिए। बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें आपको क्या दिया जाएगा, कुछ पीरियड दिया जाएगा कि इन पीरियड तक अगर आप या कोई कंडीशन दी गई है तब उसको हम बोलेंगे पार्शियल रिस्ट्रेंट। तो पार्शियल रिस्ट्रेंट का एग्जांपल हम देख लेते हैं। पार्शियल रिस्ट्रेंट में क्या होगा, सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि यहाँ पर क्या है, एक ए है, एक बी है और एक दूसरा पर्सन आ गया सी। अब ये जो सी है, अब यहाँ देखिए ए ने फिर से प्रॉमिस करा बी को कि वो कितना पे करेगा, 5,000, बट यहाँ कंडीशन क्या है कि उसको शादी किससे नहीं करनी है, सी से नहीं करनी। सी के अलावा और किसी से भी कर सकता है, बट यहाँ कंडीशन दी हुई है कि ये किससे नहीं कर सकता, सी से शादी नहीं कर सकता। बट अगर फिर भी वो अगर उसने सच में सी से जो है शादी नहीं करी तो क्या होगा, इसमें फिर भी वो 5,000 जो है वो क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि ये हमारा क्या बन जाएगा, एक वॉइड एग्रीमेंट बन जाएगा। तो ये सभी वो पॉइंट्स हैं जो कि हमें एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट बनाते हैं, जिसमें हमने अभी सबसे पहला देखा एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, जहां पर भी शादी की बात आएगी दो चीजें उसमें होंगी, एक एब्सोल्यूट और दूसरा पार्शियल। एब्सोल्यूट में लाइफ टाइम के लिए उसे शादी नहीं करने से मना करा जाएगा, फिर भी वो क्लेम नहीं कर सकता। और जो पार्शियल होगा उसमें किसी थर्ड पर्सन की बात आ जाएगी या कुछ गिवन पीरियड ऑफ टाइम की बात आ जाएगी। सपोज यहाँ पर ए और बी ने ए ने जो है प्रॉमिस करा बी को कि अगर आप 1 साल तक शादी नहीं करते हैं तब मैं आपको 5,000 दूंगा, तो ये भी हमारा पार्शियल में आएगा। यहाँ जो एग्जांपल था उसने ए ने बी को प्रॉमिस किया कि अगर सी से शादी नहीं करोगे तब वो हमारा 5,000 जो है क्लेम कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है, ये हमारा क्या बन जाएगा, वॉइड एग्रीमेंट बन जाएगा, ये हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इसीलिए अगर बी जो है ए पर केस भी फाइल करता है तब भी उसे जो है उसका कुछ भी जजमेंट या कुछ भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं, हमारा सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। सेम चीज यहां पर भी आई है, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। अब हम यहाँ पर ट्रेड की बात करेंगे। ट्रेड क्या होता है, सेल एंड परचेज, ठीक है, बिजनेस जो होता है, बिजनेस करना, ट्रेड करना ही हमें बोला जाता है। तो यहाँ पर भी वही उसी तरीके से चीजें आएंगी, और इसको भी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सबसे पहले हम एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद हम इसका मीनिंग समझेंगे। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल में A and B were carrying on a similar business in a same locality in Kolkata। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि A है और B है, दोनों के दोनों बिजनेस कर रहे हैं, सिमिलर बिजनेस ही कर रहे हैं, ठीक है, और एक ही लोकेशन पर कर रहे हैं। लोकेशन जो बताई गई है वो बताई गई है कोलकाता। तो वहां पर वो दोनों बिजनेस कर रहे हैं
अब वो दोनों एक एग्रीमेंट में एंटर हुए जहां पर ए एग्रीड टू क्लोज हिज बिजनेस इन कोलकाता। वहां पर क्या हुआ है कि ए एग्री हो गया है कि मैं अपना बिजनेस जो है कोलकाता से बंद कर लूंगा और बी उसको कुछ अमाउंट पे करेगा इसके लिए। तो ये इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ, तो ये हम देखा जाए तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एक होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होगा। आगे अब देखते हैं, ए अकॉर्डिंगली क्लोज हिज बिजनेस बट बी रिफ्यूज टू पे द अमाउंट प्रॉमिस्ड। यानी अब क्या करा, अब जैसे यहाँ पर ए और बी इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ था कि ए अपना बिजनेस बंद कर लेगा और बी उसके लिए इसको कंपनसेट करेगा, पैसा देगा। बट ए ने अपना बिजनेस तो बंद कर लिया बट बी ने पैसा नहीं दिया। फिर ए क्या करेगा, ए ने फिर केस फाइल करा किस पर, बी पर। बट क्योंकि ये एक वाइड एग्रीमेंट है इसलिए वो भी यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। ए फाइल्ड अ सूट फॉर द रिकवरी ऑफ द अमाउंट हेल्ड द एग्रीमेंट वाज वाइड। क्योंकि ये एग्रीमेंट वाइड था इसलिए वो उसको रीपे मतलब उससे वो गेन नहीं कर सकता जो उसने प्रॉमिस किया था पैसे का। ठीक है, तो यहां से हमने क्या समझा, यहां से अब डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन में क्या लिखा गया है। अब एग्जांपल से आप समझ गए हैं। एवरी एग्रीमेंट बाय विच एनी वन इज रिस्ट्रेन यानी कंट्रोल कर दिया, किसी एक के ऊपर उसने कंट्रोल कर लिया। जैसे यहां पर हम देखें तो बी ने किसको कंट्रोल कर रखा है, ए को कंट्रोल कर रखा है। ठीक है, एवरी एग्रीमेंट बाय विच anyone is restrained from exercising a lawful profession, trade या business। अब यहाँ पर ट्रेड का मतलब वही नहीं कि सेल परचेज की बात होगी, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी प्रोफेशन हो या ट्रेडिंग हो, तो वो सब चीजें यहाँ पर आएंगी। इज सो दैट द एक्सटेंट वाइड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था कि एक पर्सन को कंट्रोल किया गया। ठीक है, काम बिल्कुल लॉफुली हो रहा था, इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट यही हुआ था कि ए ने क्या करा, अपना बिजनेस बंद कर दिया बट बी ने अमाउंट पे नहीं किया। ठीक है, और इसके लिए ए ने क्या करा, जो भी केस था वो फाइल करा बट वो भी उसको रिकवर नहीं कर सकता, हेल्ड इट इज एन वाइड एग्रीमेंट। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। तो गाइस हमारा नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड पॉइंट, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। इस पॉइंट में क्या है, यहाँ पर भी रिस्ट्रेंट की बात आ रही है, यानी यहाँ पर भी किसी एक पार्टी को दूसरी पार्टी कंट्रोल कर रही होगी। रिस्ट्रेंट की बात यहाँ पर भी है, तो ऐसे एग्रीमेंट भी हमारे वाइड एग्रीमेंट कहलाए जाएंगे। इसको भी सबसे पहले एग्जांपल से समझेंगे। यहाँ पर दिया गया है लीगल प्रोसीडिंग्स। लीगल प्रोसीडिंग्स का मतलब है कि जो भी हमारे सिटीजन के, जो भी पर्सन के अगर कोई लीगल राइट्स हैं, अगर उनको रिस्ट्रेंट या कंट्रोल किया जा रहा है तो ऐसे एग्रीमेंट भी हमारे वाइड एग्रीमेंट होंगे। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं ए और बी का। सपोज ए और बी जो है, ए और बी, इसमें से ए जो है वो बॉस है और बी जो है वो एक एम्प्लॉय है। जब ए बी को रिक्रूट कर रहा था तो वहां पर उसने सपोज एक कंडीशन दे दी कि आपको मेरे लिए वर्क करना है, काम करना है, आपको जो पैसा मिलेगा वो 30,000 पर मंथ मिलेगा। बट कंडीशन ये है कि जब भी मैं चाहूं मैं आपको डिस्मिस कर सकता हूं, निकाल सकता हूं। तो यही चीज क्या है हमारी, यहाँ पर जो है रॉन्गफुली इसका जो राइट है वो उसके ऊपर स्यू नहीं कर सकता। ये इसने कंडीशन दे दी कि आप स्यू नहीं कर सकते, अभी आपको ये कंडीशन बता दी गई है। तो यहीं पर यही इसकी जो लीगल राइट्स है, लीगल प्रोसीडिंग्स है, वो उसको क्या करा जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है, रिस्ट्रेन करा जा रहा है। इसीलिए ये हमारा जो है वाइड एग्रीमेंट कहलाया जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम आते हैं हम एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन। ऐसे एग्रीमेंट जिनका मीनिंग ही अनसर्टेन है, जिसका मीनिंग ही नहीं पता चल रहा, तो ऐसे एग्रीमेंट भी हमारे वाइड एग्रीमेंट कहलाए जाएंगे। इसका भी एग्जांपल देखते हैं। तो इसका एग्जांपल आपकी बुक्स में भी बहुत सारे इसके एग्जांपल दिए गए हैं। सपोज इसका एग्जांपल जो है वो एक शॉपकीपर है। आप जो है, आप कहीं दुकान पर गए, शॉप पर गए, आपने उनसे ये बोला कि आपको क्या चाहिए, ऑयल चाहिए, आपको 5 kg ऑयल चाहिए। बट जो दूसरा पर्सन है वो समझ नहीं पाया कि आपको कौन सा ऑयल चाहिए, यानी जो हमारी मीनिंग जो है उसका अनसर्टेन है, कुछ मीनिंग है ही नहीं। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, वाइड एग्रीमेंट कहलाया जाएगा। दूसरा एग्जांपल अगर मैं आपकी बुक से ही बताऊं तो ए एग्रीज टू सेल बी 100 टन्स ऑफ ऑयल एट द रेट 500 पर टन। यानी ए जो है वो एग्री हुआ बी को सेल करेगा, वो कुछ जो है सपोज 100 kg या 100 लीटर जो है वो ऑयल सेल करेगा। अब देयर इज नथिंग वॉट एवर टू शो व्हाट काइंड ऑफ ऑयल। अब यहाँ कौन सा ऑयल इसमें दिया गया है, जैसे मैंने आपको बताया कि कौन सा ऑयल है जो कि वो सेल कर रहे हैं या क्या एग्रीमेंट में कौन सा ऑयल आया है, तो वो अनसर्टेन है, इसीलिए वो ऐसे एग्रीमेंट भी हमारे जो होंगे वो वाइड एग्रीमेंट कहलाए जाएंगे। चलिए अब छोटे छोटे से बचे हुए हैं। नेक्स्ट है एग्रीमेंट बाय द वे ऑफ वेगर। वेगर का मतलब क्या है, वेगर का मतलब होता है चांस। ऐसे एग्रीमेंट जो बाय चांस हो गए हो वो भी हमारे वाइड एग्रीमेंट कहलाए जाएंगे। यानी वहां पर क्या होगी, पॉसिबिलिटी जो है वो इक्वल है, चांस जो है दोनों पार्टीज के पास
वो इक्वल है, तो ऐसे एग्रीमेंट हमारे वॉइड एग्रीमेंट कहलाए जाएंगे। चलिए इसका भी एक एग्जांपल मैं आपको आपकी बुक से ही बताऊंगा वेगरिंग का। तो सबसे पहले इसमें है देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन ए एंड बी। अब यहाँ पर ए और बी इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट ये हुआ कि जो इंडिपेंडेंस डे है, इस साल का जो इंडिपेंडेंस डे है, उसमें बारिश होगी या नहीं होगी। ठीक है, अब जो मतलब आने वाला जो कोई भी इंडिपेंडेंस डे या फेस्टिवल है, उसमें उन्होंने क्या करा, एक तरीके से शर्त लगाई कि अगर बारिश होगी तो आप मुझे 200 पे करोगे, अगर नहीं होगी तो मैं तुम्हें 200 पे करूंगा। तो इसी तरीके का जो इवेंट है या इसी तरीके के एग्रीमेंट जो है हमारे, वो क्या होंगे, एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेगर, यानी बाय चांस। क्योंकि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी जो है वो दोनों की सेम है, चांसेस जो है वो दोनों की इक्वल है, ये भी जीत सकता है वो भी जीत सकता है। तो ऐसे हमारे जो एग्रीमेंट है वो भी वॉइड कहलाए जाएंगे। नेक्स्ट हमारा एग्रीमेंट कंटिंजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट, यानी कोई ऐसा इवेंट है जो कि पॉसिबल ही नहीं है, अगर उसमें भी कंटिजेंसी की बात आ रही है। अब वैसे मैं आपको ये आगे वाली वीडियोस में पढ़ाऊंगा कि कंटिजेंट क्या है, अभी बस थोड़े शॉर्ट में देख लेते हैं जो कि इस पॉइंट में आ गया है। तो कंटिजेंसी की बात करें, इसका एग्जांपल मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं। तो कंटिजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट, यानी ऐसे इवेंट जो हो रहे हैं, ऐसा एग्रीमेंट हो रहा है जहां पर जो पॉसिबिलिटी है वो जो है वो कंटिजेंट है, यानी इम्पॉसिबल इवेंट है। ठीक है, इसका एग्जांपल है ए एग्रीज टू पे बी ₹10,000 इफ टू स्ट्रेट लाइन कैन एनक्लोज अ स्पेस, यानी अगर दो स्ट्रेट लाइन जो है क्या वो कभी स्पेस को एनक्लोज कर पाएंगी, कभी किसी स्पेस को रख पाएंगी अपने पास, क्योंकि दो स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, दो स्ट्रेट लाइन है, इनके बीच में जो स्पेस है क्या वो कभी एनक्लोज हो पाएगा, क्या पता चल पाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। वो क्या है, एक इम्पॉसिबल इवेंट है। तो कोई भी इम्पॉसिबल इवेंट होंगे तो उनके लिए अगर कोई भी एग्रीमेंट हुआ है तो वही क्या है, कंटिजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट्स। तो ऐसे इवेंट्स भी हमारे, ऐसे एग्रीमेंट्स हमारे वॉइड एग्रीमेंट कहलाए जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं एग्रीमेंट, लास्ट है अभी, एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। यहां पर भी वही चीज है, यहां पर इम्पॉसिबल इवेंट की बात हुई थी और यहां पर क्या बात हो रही है, इम्पॉसिबल एक्ट्स की बात हो रही है। तो अब इन दोनों में देखते हैं कि डिफरेंस है क्या। तो ऐसी चीजें, ऐसे एक्ट जो कि इम्पॉसिबल है, जो कि कभी नहीं हो सकते। अब जैसे कि मैंने इसका एग्जांपल देते हैं कि ए ने क्या बोला बी से कि अगर यहां पर हम इम्पॉसिबल इवेंट क्या ले, चलिए देखिए, ए और बी दो पर्सन है एग्रीमेंट में। ए ने क्या बोला कि मुझे क्या आता है, मैजिक आता है, मुझे मैजिक आता है कि मैं मैजिक से जो भी ट्रेजर है, जो भी खजाना है वो मैं ढूंढ सकता हूं। तो ऐसा जो है क्या है, इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो हमारा किसमें आएगा, इम्पॉसिबल एक्ट्स। तो ये एग्रीमेंट भी हमारा वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा। सेम यहाँ पर जो था वो इवेंट्स की बात आई थी, कंटिजेंसी की। अब ये मैं आपको आगे बताऊंगा, इसलिए मैं अभी इस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। इसको हम आगे आने वाली जो वीडियोस है उसमें इसको कवर करेंगे, इसके लिए अलग से टॉपिक है। ठीक है गाइस, तो ऐसे इवेंट्स या ऐसे एक्ट जो कि इम्पॉसिबल है फिर भी वो एग्रीमेंट बन रहे हैं, तो ऐसे एग्रीमेंट हमारे क्या कहलाए जाएंगे, वॉइड एग्रीमेंट कहलाया जाएगा। ठीक है, तो ये सभी हमने देखा वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, वॉइड एग्रीमेंट की डेफिनेशन, और कौन कौन से ऐसे हमारे एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट है जो कि हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिए गए हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीजें मैंने आपको बता ही दी है। अब इसके सेक्शंस देख लेते हैं। ये जो था मैंने आपको बता दिया, सेक्शन नंबर 26 है, और जो हमारा ट्रेड वाला था 27, ये 28, और ये 29, ये 30, इसके बाद ये 36 और ये 56। तो ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 26, 27, 28, 29, 30, और ये जो इम्पॉसिबल एक्ट और जो हमारा कंटीजेंट वाला है वो 36 और 56 सेक्शंस में दिया गया है। आई होप आपको ये टॉपिक काफी अच्छा क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो इसके आने वाले जो वीडियोस है, आने वाले जो टॉपिक्स है वो हम आगे वीडियोस में कवर कर लेंगे। अभी तक के लिए हम क्लास यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, क्लास पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।